बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़। पाकिस्तान में स्पोर्ट्स से जुड़ी बहुत सारी खबरें जो हैं वो सरगर्म ज़रूर रहती हैं, लेकिन जब स्पोर्ट्स की डेवलपमेंट की बात आती है तो मेरे ख्याल से उसके जितने पॉजिटिव्स हैं उनको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। अरशद नदीम ने ओलंपिक्स में ना सिर्फ गोल्ड मेडल हासिल किया बल्कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की एक नई तारीख रकम कर दी है, और उसकी वजह से मेरे ख्याल से बहुत मज़ीद ऐसे खेल हैं जिनको फ़रोग मिलेगा, जिनको हम बार बार बात करते हैं कि प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, फंडिंग की ज़रूरत है। बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं स्पोर्ट्समैन के जो आए दिन हम आपके सामने लेकर आते हैं, लेकिन उनको अगर हल करना है तो एक आपको यूनिफाइड पॉलिसी चाहिए जिसकी हम हमेशा बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे जनाब वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से खेलों के फ़रोग और खिलाड़ियों की फलाह बहबूद के लिए इनकलाबी इकदाम जो किए जा रहे हैं उनको आज ज़रूर डिस्कस करेंगे प्रोग्राम में। इसमें 5 अरब रुपए का पाकिस्तान स्पोर्ट्स एंडाउमेंट फ़ंड है, इसका क़याम किया गया है, जो कि मेरे ख्याल से पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की तारीख को बदल देगा। इससे पहले हमने यही देखा कि माजी में ये मसाइल रहे हैं फेडरेशंस के कि उनके पास लैक ऑफ फंडिंग होती थी, स्पॉन्सरशिप पर वो इन्हिसार करते रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अब बहुत सारी चीज़ें तब्दील होने वाली हैं और ख़ासा क्रेडिट मेरे ख्याल से जाता है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को। इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम है जिसमें राना मशहूद साहब जिसको हेड कर रहे हैं उसको क्रेडिट जाता है। जितने भी अगर आप डोमेन्स देखेंगे, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्योंकि खुद इसमें इंटरेस्ट लिया है, खुद इस इनिशिएटिव को लीड कर रहे हैं, और उन्होंने वादा भी किया कि तमाम खेलों को हम बाकायदा तौर पर इस्टेब्लिश करेंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि जितने स्पोर्ट्समैन हैं उनका ख्याल अब हम रखेंगे। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही ज़बरदस्त इकदाम है, और यही एक स्पोर्ट्समैन चाहता है कि अगर आप मुल्की सतह पर देखें तो सबसे टॉप लेवल से वो पेट्रनेज जानी चाहिए, और उसी की तरफ हम जा रहे हैं। इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपसे बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक अहम इजलास है जो 23 सितंबर को तलब कर लिया गया है। इसमें बहुत सारी चीज़ों का जायजा लेना है। चेयरमैन पीसीबी के अलावा कोचेस, सेंट्रल और डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट याफ्ता खिलाड़ी और पीसीबी के एग्जीक्यूटिव जो टीम है वो भी इसमें शामिल होगी। इसमें बहुत सारे फैसले किए जाएंगे, और कप्तानी का फैसला भी उम्मीद की जा रही है कि शायद इस मीटिंग के बाद हमें पता लग जाए कि कप्तानी किस तरफ जा रही है। उसमें सबसे पहला जो सवाल आता है वो आपकी टेस्ट और वनडे कप्तानी का आता है, जिसके लिए कुछ नाम जो हैं वो ज़ेर बहस ज़रूर हैं। तो मेरे ख्याल से उस इजलास से पहले कुछ जायज़ा लेंगे कि इस इजलास के अंदर किन अहम निकात पे जो है वो गुफ्तगू होगी। उसके बाद बात करेंगे 10 साल बाद इंग्लैंड को होम ग्राउंड पर श्रीलंका ने शिकस्त दे दी है, और क्या शानदार बारी की श्रीलंका ने। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट मैच रहा। अगर आप सनत जयसूर्या की बात करें तो इंडिया को सीरीज़ हराई, फिर यहाँ पर टेस्ट मैच जीत गए। एज अ कोच तो बड़ा ड्रीम रन उनका चल रहा है, लेकिन जो कॉन्फिडेंस के साथ श्रीलंका टीम खेली है, इवन जो अगर टेस्ट मैच हारे हैं उसमें बहुत ही ज़बरदस्त वो जो इंटेंट का लफ्ज़ मिसिंग होता है हमारे यहाँ, वो श्रीलंका ने ज़रूर दिखाया है। और मेरे ख्याल से जितना भी हम इनको सराहें कम है। बहुत ज़्यादा मुबारकबाद श्रीलंका की टीम को, इनके कोच को, इनकी मैनेजमेंट को। शानदार कारकर्दगी रही है। इंग्लैंड काफ़ी मायूस होंगे, बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन श्रीलंका वो जस्ट टू गुड। तो इस पर ज़रूर हम बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे पाकिस्तान की जूनियर एथलेटिक्स की, जहाँ पर 16 रुकनी साउथ एशियन जूनियर एथलीट्स चैम्पियनशिप में शिरकत के लिए एक दस्ते का ऐलान भी कर दिया गया। भारत पहुँच गई है ये टीम, जहाँ पर 11 से 13 सितंबर तक चेन्नई में ये मुकाबले होंगे। और एक बार फिर यूथ लेवल के ऊपर हम बात कर रहे हैं, हम उस स्पोर्ट्स की बात करें जिसको पेट्रनेज की ज़रूरत है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत अच्छे मुकाबले होंगे और बड़े अच्छे रिजल्ट्स आपके लिए आएंगे। और उसके बाद आपको एक बहुत ख़ास चीज़ बताऊंगा, जितने भी आप मोटर स्पोर्ट्स एडवेंचर एंथुजियास्ट हैं उनके लिए बड़ी ज़बरदस्त एक खबर है। सिंध टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और साथ ही साथ ग्रीन टूरिज़्म जो है उनके एक कोलैबोरेशन से हम गोरख बाइक रैली 2024 देखने जा रहे हैं। इस रैली का इनेकाद जो है वो 31 सितंबर से होगा और 1 अक्टूबर तक ये रैली जारी रहेगी। इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज़ हैं, बहुत सारे राइडर्स इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और गोरख हिल की जब आप बात करते हैं तो क्या खूबसूरत जगह ज़रूर है, और वहाँ पर दिलकश नज़ारे हैं। और वहाँ पर जब रैली की सूरत में ये बाइक रैली होगी तो बहुत ही शानदार कारकर्दगी भी देखने को मिलेगी, बड़ा ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा। और एडवेंचर स्पोर्ट्स के साथ साथ सिंध टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का एक ये भी विज़न है कि जो उस इलाके की सकाफ़त है उसको भी प्रमोट किया जाए। तो एक कल्चरल परफॉर्मेंस हो, वहाँ पर शेयरिंग ऑफ नॉलेज हो। बाइक रैली तो है ही है, बहुत ही ज़बरदस्त मेला सजने जा रहा है जिसका नाम है गोरख बाइक रैली 2024, जिसको जो है वो अगर आप ओवरऑल एक सिनारियो में देखेंगे तो मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में राइडर्स इसमें हिस्सा लेंगे। और हम सब तैयार ज़रूर हैं, और बड़े ज़बरदस्त वहाँ से रिजल्ट्स भी आएंगे, और तमाम एक्शन की जितनी अपडेट्स हैं वो हम इस प्रोग्राम की मुनासबत से आप तक ज़रूर लाते रहेंगे। तो इन तमाम चीज़ों पर हमने गुफ्तगू करनी है। सबसे पहले मेहमानों का तारुफ आपसे कराता हूँ। सबसे पहले स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमारे एंकर भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं, और मुख्तलिफ स्पोर्ट्स पर ज़रूर ये काम करते रहते हैं। आजकल जिस चीज़ की हम बात कर रहे हैं उस पर भी इनका काफ़ी ज़्यादा फोकस है, मीटिंग्स में भी ये शरीक रहे हैं। जनाब सैयद मोहम्मद अवैस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक, आपने? बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं एक ऐसे साहब जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर आपको एक तजिया निगार की सूरत में ज़रूर मिलते हैं, लेकिन एक पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। और जब हम स्पोर्ट्स पॉलिसी की बात कर रहे हैं
तो इनकी गुफ्तगू आज बड़ी अहम होने वाली है, इनसे जानेंगे और वो मॉडल कितना सक्सेसफुल होना चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, पॉलिसी वाइज उसको सूबों तक कैसे लेकर जाना है, इन तमाम चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। हमें ज्वाइन करें तजिया निगार भी हैं जनाब बाबर गोरसी साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बाबर भैया? मैं ठीक, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन करें। साथ ही साथ हमें ज्वाइन करें फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और हमारे एक्सपर्ट भी हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर, जनाब काशिफ मजीद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं काशिफ? बहुत शुक्रिया, आप भी हमें ज्वाइन करें। और साथ ही साथ हमें हमारे लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन करें साबिक डच क्रिकेटर और इसके साथ साथ कोच भी रहे हैं मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर, इनको आप देखते भी रहते हैं, हमारे शो का एक अहम हिस्सा है, हमारे एक्सपर्ट भी हैं जनाब आसिम खान साहब। अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ जी। बहुत शुक्रिया आसिम भाई, आप हमें ज्वाइन करें। आपसे ही आगाज करते हैं। आसिम भाई ये बताइएगा कि हम बार बार इस मुल्क में बात करते आए कि स्पोर्ट्समैन जितने मुख्तलिफ खेल हैं उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत रही है। अब उसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर और एक फंडिंग। और अब वज़ीर-ए-आज़म जनाब शहबाज शरीफ ने जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने ओन पर अदा की है, जहाँ पर उन्होंने एक स्पोर्ट्स एंडाउमेंट फंड की बात की है जिसका जो है बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया है। 5 अरब रुपए इसके अंदर रखे गए हैं मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के लिए। कितना अहम इकदाम है ये स्पोर्ट्स के फ़रोग के लिए पाकिस्तान में? अहमद भाई, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ स्पोर्ट्स बोर्ड को और उनकी मैनेजमेंट को जिन्होंने मेहनत करके ये जो फंड है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से लिया है। और दूसरे नंबर पे मैं शुक्रगुजार हूँ अपने वज़ीर-ए-आज़म जो हमारे शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने 5 अरब, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के स्पोर्ट्समैनों के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है और उनको डेवलपमेंट उनके लिए होगी। नए जो हमारे खिलाड़ी हैं उन पे ये जो खर्च होगा ये बहुत सारी डेवलपमेंट करेगा पाकिस्तान स्पोर्ट्स में। और मैं समझता हूँ कि ऐसा होना भी चाहिए था, ये बहुत पहले होना चाहिए था, मगर देर आए दुरुस्त आए। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है तो हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं। बीइंग ए स्पोर्ट्समैन ये कहूँगा कि ये ऐसे इक़दाम जो हैं ये मुल्क में स्पोर्ट्स की तरक्की के लिए बहुत बड़ी एक चीज़ है। और मैं ये साथ साथ शुक्रगुजार हूँ इनका सबका, मैनेजमेंट का, जिन्होंने ये किया है। और मैं ये भी कहूँगा कि अब ये जो पैसे हैं या ये जो फंडिंग है ये राइट वे पे जानी चाहिए और इसको सही असल जगह पे लगना चाहिए जहाँ ये डिज़र्व करती है। तो शुक्रिया एक दफ़ा फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट का, जिन्होंने इतना, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में मेरा ख्याल है फर्स्ट टाइम हुआ है कि इतनी रकम जो है वो मुख्तस की गई है स्पोर्ट्स के लिए। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। थैंक्स अलॉट कि भाई देर आए दुरुस्त आए। बिल्कुल अवैस, आप काफ़ी मीटिंग्स का हिस्सा भी रहे हैं, स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम की मुनासबत से भी आपकी मीटिंग्स होती रही, बहुत ज़्यादा फोकस अब मुख्तलिफ स्पोर्ट्स पर हो गया। लेकिन इस फंड की सबसे अच्छी बात यह कि वज़ीर-ए-आज़म ने खुद इस चीज़ की निशानदेही की कि यहाँ पर दीगर सहूलियात जो फराहम की जाएंगी उनमें न्यूट्रिशनिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, मैनेजर्स, टेक्निकल स्टाफ और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट की मद में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। यहाँ एक तो बहुत बहुत मुबारक हो वज़ीर-ए-आज़म साहब को, क्योंकि मुझे याद है कि इस पर जितनी अभी तक मीटिंग्स हुई हैं जब पाकिस्तान स्ट्रीट चाइल्ड टीम से वापस आए थे, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हाउस की बात करें, चाहे राना मशहूद साहब ने एक बड़ा क्रूशल रोल इसके अंदर मैं कहता हूँ प्ले किया है, जो इस वक्त स्पेशल एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर फॉर यूथ हैं। इंडिविजुअल स्पोर्ट्स स्पेसिफिकली बात करूँ, जिस तरीके से हमारे लड़के परफॉर्म करते हुए हैं, अर्शद नदीम की आप बात करें, इस वक्त पैरालंपिक्स का लड़का जो वापस है जिसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, हैदर अली की बात करें। मैं क्रिकेट को थोड़ा सा हट के बात करूँ क्योंकि क्रिकेट पे हम ऑब्वियसली सारे बात करते हैं, लोग शायद ऐसा क्रिकेट, काशी में भी यहाँ पर मौजूद है, सारे हम लोग सभी क्रिकेट खेलते हुए आए हैं। मैं खुद चाहता था कि क्रिकेट से हट के थोड़ा सा कुछ हो इस पर, और हो रहा है क्योंकि अब बात होती है। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर साहब की बात करूँ, उस दिन जब अर्शद नदीम को बुलाया हुआ था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने GHQ, तो वहाँ पर क्रिकेटर्स भी मौजूद थे, कुछ 50-60 हम लोग मौजूद थे। तो उन्होंने भी यही बात की कि मैंने जितनी भी अपनी कोर्स हैं सबको मैंने बताया हुआ है कि आप लोगों ने अब स्पोर्ट्स स्पॉन्सरशिप पे ज़्यादा काम करना, अपने स्पोर्ट्समैन, क्योंकि पाकिस्तान एक अल्लाह की ज़ात ने इसको इतना दिया हुआ है कि यंगस्टर्स ज़्यादा यहाँ पर आपके पास यूथ ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर, उसके ऊपर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है और स्पोर्ट्स वन ऑफ द बेस्ट आपको प्लेटफॉर्म नज़र आता है। सबसे बड़ी जो अच्छी चीज़ जो मुझे लगी थी, राना मशहूद साहब से भी जब बात हुई, उन्होंने ये कोशिश की थी कि हम लोग एक फ़ंड बना रहे हैं, बेशक इस फंड की बात करूँ, एक और ही अपने कोलैबोरेशन लेके आ रहे हैं, जितनी भी जो आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, जो CSR की बात कर लें, बिजनेस कम्युनिटी की आप बात करते हैं, उनका एक ये ग्रुप बनाने लगे हैं जहाँ पर ये सारा का सारा फंड इकट्ठा होगा, फिर डिस्मेंटल होगा जिसको भी फंड्स की ज़रूरत होती है। क्योंकि सबसे बड़ा जो इशू रहता है यहाँ पर, हम आपको पता है इस पर बहुत ज़्यादा सर्कुलेट भी करते हुए हैं, चाहे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की बात करें, चाहे पाकिस्तान चले स्ट्रीट चाइल्ड टीम की अगर मैं बात कर लेता हूँ, बैक टू बैक परफॉर्मेंसेज रही हैं, चाहे कतर वर्ल्ड कप की बात करें, रनर्स अप रहे, अनफॉर्चुनेट है कि पेनल्टी से जान छुटती नहीं है, हमारी फाइनल्स में हम लोग हार जाते हैं, लेकिन सिल्वर मेडलिस्ट कंटिन्यूटी लेते हुए लड़के आए। फिर उसके बाद आप बात करें रशिया के अंदर नेशंस टूर्नामेंट होता है, उसको हमने जीता।
उस चीज के बावजूद हमारे पास एज सच स्पॉन्सरशिप नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन तो ऑब्वियसली आपको स्पॉन्सर करती है, लेकिन आप ढूंढते हो बिजनेसेस को। बिजनेसेस का सबसे बड़ा एक इशू क्या होता है, वो कहते हैं कि यार रिजल्ट ओरिएंटेड टीम हमें चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड हो, या ज्यादा उसका वावेला जो उनसे वो मचता हो मीडिया के ऊपर। एज अ मीडिया पर्सन हम लोग इस चीज़ पे भी बार बार रिक्वेस्ट भी यहाँ अपने प्लेटफॉर्म से तो आपको पता है हम शेयर करते रहते हैं, लेकिन हम मीडिया पर्सन्स को भी रिक्वेस्ट करते हैं कि यार ठीक है क्रिकेट अपनी जगह उसने डोमिनेट किया, लेकिन जो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स है, या फुटबॉल की बात कर लो, वॉलीबॉल की बात कर लो, हॉकी की बात कर लो, जो बूम पकड़ी है पाकिस्तान में, यहाँ तक स्क्रैबल की बात करें तो जो बूम पकड़ा पाकिस्तान में, यार इसको भी अपना प्रायोरिटाइजेशन चाहिए। जो सबसे बड़ा जो मैंने कहा ना, जब हम मार्केटिंग में काम करते हैं, जब हम कोशिश करते हैं स्पॉन्सरशिप में फाइट करने की, तो सबसे बड़ा जो मसला होता है स्पॉन्सर का वो ये होता है, वो कहता है कि यार ये अगर ठीक है मैं स्पॉन्सर करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे मार्केटाइज कितना मिलेगा, उसकी माइलेज कितनी मिलेगी, माइलेज वो चाहता है जी। आरओआई की बहुत ज़्यादा बात की जाती है। बाबर साहब, ये एक बड़ा अहम मेरे ख्याल से एक सब्जेक्ट बन जाएगा। अगर हम पाकिस्तान की स्पोर्ट्स की तारीख देख लें तो हमने हॉकी में डोमिनेट किया, स्क्वॉश में डोमिनेट किया, फिर एक ऐसा सवाल आया, फोकस सिर्फ क्रिकेट पर रहना शुरू हो गया, मुख्तलिफ खेलें जो थी, मुख्तलिफ फेडरेशंस बहुत परेशान रही। एक अरशद की जीत ने एकदम से एक नई लहर आई तो ज़रूर है, लेकिन हुकूमती सतह पर वज़ीर आज़म जब ऐसा ऐलान कर रहे हैं, एक पॉलिसी को लीड कर रहे हैं, उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ों की निशानदेही की जो मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स फेडरेशन से शायद वो बेहतर निशानदेही कर पाए, तो ये कितना अहम होने वाला है पाकिस्तान की जो अगली जनरेशन है उसके लिए? अच्छा, अब अरशद नदीम को एक ज़रूर क्रेडिट दें कि उसकी वजह से कम अज़ कम प्राइम मिनिस्टर ने क्रिकेट के अलावा, जिस तरह अवैस साहब ने कहा है कि कम अज़ कम सुन ली है और ये फ़ंड जो है वो कायम कर दिया है। और दूसरी बात, ये फ़ंड कायम होने से क्या होगा कि जो एथलीट या कोई भी स्पोर्ट्स का प्लेयर है वो आना चाहता है, तो उसको कम अज़ कम आप कह सकते हैं कि माली मावनत हासिल होगी। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है, अब देखें कि यहाँ पे जो लोगों को ठहराया जाता है या उनको जो फूड दी जाती है वो एथलेटिक के प्लेयर्स की या दूसरे प्लेयर्स की नहीं है। उनको वो फूड दिया जाता है कि जो बिल्कुल भी आप अगर वो खा लें तो आप ना भाग सकते हैं, ना आप मतलब कोई ऐसी चीज़ कर सकते हैं कि आपके अंदर एनर्जी नहीं रहती। डाइट ही नहीं, डाइट जो है वो भी नहीं थी। अब देखें ये जब से ये फ़ंड कायम कर दिया, इस फ़ंड का मकसद क्या है? एक तो इस फ़ंड का मकसद ये है कि जो बहुत दूर दराज के इलाके के लोग हैं उनको भी अब फ़ायदा होगा, इसलिए कि ये डिस्ट्रीब्यूट होगा डिस्ट्रिक्ट के साथ, तमाम डिस्ट्रिक्ट को इसमें कंट्रीब्यूट किया जाएगा कि जहाँ से अच्छे प्लेयर्स हैं वो आएंगे और आके वो अपना अगर वो उस क्राइटेरिया पे पूरे उतरते हैं तो उनको माली मावनत दी जाएगी। दूसरी ये बात है कि अगर आप देखें कि पाकिस्तान में जिस तरह इन्होंने बात की है कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ को जो है अब डायरेक्शन जाएगी कि आप जो है जिस तरह CSR की बात की है कि आप जो है स्पोर्ट्स में भी इन्वेस्ट करें, क्योंकि दुनिया में ऐसा होता है कि जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उनको कहा जाता है कि आप अपनी आमदन का 1% 2% जो है वो स्पोर्ट्स के लिए, सोशल वेलफेयर तो करते ही हैं, लेकिन चूंकि अब इन्वायरमेंट के इश्यूज़ हैं और स्पोर्ट्स के ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही, तो जो नई जनरेशन है, जिस तरह उन्होंने यूथ प्रोग्राम की बात की है, 60% हमारी यूथ है। अब 60% में से अभी आप देखेंगे जब से अरशद नदीम ने ये गोल्ड मेडल जीता है, उनमें एक एनर्जी आई है और वो चाहते हैं कि हम मुख्तलिफ गेम्स खेलें, हम मुख्तलिफ चीज़ों में आगे जाएं। और इसके लिए पाकिस्तान में अगर मैं आपको ग्राउंड्स की बात कर दूं, स्टेडियम्स की बात कर दूं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर दूं, तो ना होने के बराबर है। एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मेरा होम टाउन भी है, मेरा होम डिस्ट्रिक्ट भी है नारोवाल, वहाँ पे एहसन इकबाल साहब ने जो इस वक्त फेडरल मिनिस्टर हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट वहाँ पे एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जिसमें तकरीबन 150 के करीब आप गेम्स में हिस्सा ले सकते हैं। क्रिकेट स्टेडियम अलहदा है, आस्ट्रो टर्फ जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की वहाँ पे, हॉकी की वहाँ पे है, लेकिन पिछली हुकूमत ने क्या किया कि उसको पोलिटिसाइज़ कर दिया गया और उनको भी उसमें जेल में जाना पड़ा। अभी जाके नैब ने उनको जो है वो वहाँ से बरी किया है। तो आप अगर इस तरह की पोलिटिसाइज जो स्पोर्ट्स में भी होना शुरू हो जाएंगी तो स्पोर्ट्स तो पीछे आएगी। अब इंडोनमेंट फ़ंड के बहुत से फ़वाइद भी हैं। अब ये होगा कि हुकूमत ने अभी 5 अरब दिया है इनिशली, इसमें बहुत सी आप देखेंगे सूबे भी अपना हिस्सा डालेंगे, इसके साथ साथ जो हमारी IPC मिनिस्ट्री है वो भी डालेगी, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड भी डालेगा, और इसके साथ साथ स्पोर्ट्स बोर्ड ने एक और भी चीज़ की है कि तमाम जो फेडरेशंस हैं उनको कहा है कि अपना डाटा, अपनी तमाम फाइनेंसेस, आपके प्लेयर्स जितने भी हैं वो आप वेबसाइट पे लगाएंगे ताकि ट्रांसपेरेंसी को भी लेके आया जाए। तो ये अच्छे इकदाम हो रहे हैं और पहली दफ़ा जिस तरह आसिम साहब ने बात की है कि मैं सल्यूट पेश करता हूँ कि पहली दफ़ा किसी ने आके स्पोर्ट्स पे तवज्जो दी है। और आप देखेंगे ये अगर तवज्जो देंगे तो इससे क्या होगा कि बहुत सी आजकल आपको पता है सोशल मीडिया में जो हमारे जवान हैं मुख्तलिफ़ किस्म की कैंपेन्स होती हैं, तो वो अपनी तमाम की तमाम एनर्जी
जो पढ़ नहीं सकते वो गेम में बहुत अच्छे होते हैं। कोई प्लेयर्स लोग यंग लोग ऐसे होते हैं कि जो एकेडमिक उनका रिकॉर्ड अगर देखें तो इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन प्लेयर्स वो बहुत अच्छे होते हैं। तो इसलिए वो अपनी अपनी फील्ड में आ सकते हैं। और ये इंडोनमेंट फंड और इसी तरह स्पोर्ट जो है प्राइम मिनिस्टर की, ये इनको ना सिर्फ इनकरेज करेगी बल्कि हेल्दी एक्टिविटीज़ जो हैं वो जनरेट होगी, उनकी आप देखेंगे हेल्थ भी बेहतर होगी और उनमें एनर्जी आएगी और नेगेटिव चीज़ों से बच जाएंगे, ड्रग्स से बचेंगे और दूसरी चीज़ों से बच जाएंगे। ये बड़ा ज़रूरी है और स्पोर्ट्स 360 की टीम को खराज तहसीन पेश करना चाहिए। रिसर्च एनालिसिस हमारा बड़ा शानदार है। अभी मुझे बिल्कुल अपडेट किया गया है कि पंजाब हुकूमत ने भी इसमें 2 अरब रुपए का ऐलान किया है। तो मेरे ख्याल से जिस तरह बाबर भाई ने भी कहा कि जब तमाम सूबे अपना हिस्सा डालेंगे, आप इसको बढ़ते हुए देखेंगे, तो ये बड़ा ज़रूरी है। काशिफ, क्रिकेट के अलावा आपका एक और खेल से भी ताल्लुक़ है जहाँ पर आप डोमिनेट करते रहे, आपने बादशाहत कायम की है वहाँ पर, और तो आप समझ सकते हैं कि मुख्तलिफ, आप तो बड़ा एक रियल टाइम कंपैरिजन कर सकते हैं कि कितना डिप्राइव्ड रहे हैं कुछ स्पोर्ट्स, मेजॉरिटी स्पोर्ट्स क्रिकेट से अगर आप हट के बात करें। ओके, जिस खेल का ताल्लुक है जो आप बता रहे, बैडमिंटन, आखिरी जो कैंप लगा था पाकिस्तान का स्पोर्ट्स बोर्ड में, 8 गालिबन लड़के थे और 6 लड़कियां थीं, 14। इनके लिए दिन में 1 शटल का डब्बा दिया जाता था जिसमें 12 शटल होती, बंदे 14, शटलें 12, और उसमें भी कहा जा रहा था कि बचत करके देख लो। सो ये हालात थे खेल के। और वो जो नेशनल एथलीट्स है, ये जो इंटरनेशनल प्लेयर्स उनमें से चंद, वो सारा दिन बगैर शटल के खेलते थे, और उसके बाद उस कैंप ने कितना ही चलना था और उसका क्या ही रिजल्ट आना था हमारे सामने। बैडमिंटन में देयर वाज अ टाइम पे पाकिस्तान के एक डबल की जोड़ी रिजवान और अतीक वाज अबाउट टू एंटर इन द ओलंपिक्स अपने ओन पे, कोई वाइल्ड कार्ड नहीं, उनके रैंकिंग पॉइंट्स अच्छे हो गए थे और वो तकरीबन ओलंपिक्स खेलने लगे थे। और जब उन्होंने ओलंपिक्स के ड्रॉज देखे, और मोस्ट प्रोबेबली अगर वो वहाँ होते तो दे वुड बी लाइक क्वार्टर फाइनल भी खेल जाते, यानी मेडल ला सकते थे, मेडल क्वार्टर फाइनल, फिर एक आध को तुक्का लग जाए, बिकॉज ओलंपिक्स में ना हर टीम से 2 लोग आते हैं, मतलब हर मुल्क से 2 प्लेयर शामिल होते हैं या 2 प्लेयर शामिल होते हैं, तो वो टीम इवेंट निस्बतन आसान हो जाता है आगाज़ के चंद राउंड्स, फिर ऊपर जाके चाइना और वो जो वर्ल्ड टॉप एथलीट्स हैं वो मिलते हैं। सो ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, बैडमिंटन से मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ कि जब, और ये जिस दौर में बैडमिंटन के कैंप की बात कर रहा हूँ, उसी साल में उस वक्त की वफाकी वजीर ने सर्टन करोड़ रुपया हुकूमत को वापस कर दिया था कि ये इस्तेमाल नहीं हुआ। एक तरफ ये हाल था कि प्लेयर्स को खेलने के लिए शेड्यूल नहीं दी जा रही थी कि बहुत महंगा स्पोर्ट है, दूसरी तरफ सर्टन करोड़ रुपए वापस कर दिए कि जी इस्तेमाल नहीं हुए तो अब अपने तरक्याती कामों के लिए इस्तेमाल कर लिए। तो खेल और खिलाड़ी की तरक्की इंपॉर्टेंट नहीं थी, शायद बाकी कोई तरक्कियाँ थी जो समझ नहीं वो इंपॉर्टेंट थी। अब आते हैं इस फंड की तरफ। ये हालात हैं पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के, ये फंड करेगा क्या, जो हमें इस वक्त बड़े तनाजुर में अगर हम देखें तो नज़र आ रहा है। सबसे पहले तो फेडरेशंस की माली मावनत हो जाएगी। पाकिस्तान बैडमिंटन फेडरेशन को मैं बता देता हूँ तकरीबन 10 लाख रुपए साल का मिलता है। एक टूर पाकिस्तान की टीम ने करना हो तो 10 लाख लग जाता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं, डॉलर में कन्वर्ट कर टूर्नामेंट नहीं करा सकते, टूर्नामेंट नहीं होती। सो एक तो ये समझ आ गई। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो स्पोर्टिंग इक्विपमेंट है, जब हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो बाहर से मंगवाना पड़ता है, तो एक्सपोर्ट और ये सारा कुछ और इम्पोर्ट की ड्यूटीज़ ये भी ऐड होती हैं, उसमें हेल्प आउट करेगा। बिकॉज सबका अब अलाइनमेंट उस तरफ होगी कि अगर स्पोर्ट्स को तरक्की देनी है तो ये उस प्रोसेस का हिस्सा है कि सिर्फ एथलीट ही इंपॉर्टेंट नहीं, एथलीट ने जिस चीज़ से खेलना है वो भी इंपॉर्टेंट है। अरशद नदीम इस वक्त हमारे लिए क्लासिक बेंचमार्क है। ऐसा नहीं होगा कि पूरा पिंड इकट्ठा होकर उसको एक जो है वो जेवलिन लेके देगा, बल्कि ऐसा होगा कि देयर वुड हैव बीन सो मेनी जेवलिन्स कि जो वो यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं एथलीट। एक तो ये प्रोसेस है। तीसरा जो अहम हुआ, मैं कहना नहीं चाहता, बट जब डिपार्टमेंटल क्रिकेट और फिर उससे मुल्हिका बहुत सारी डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स बंद हुई तो अर्निंग ही कोई प्लेयर की नहीं रही, और वो सारे जो क्रीम थी उस वक्त की, अब आप सोचते हैं कि 4 साल किसी भी टॉप एथलीट को स्पोर्ट्स ना मिले और स्पोर्ट्स से फाइनेंशियल्स ना उसके जनरेट हो रहे हैं तो वो क्या करेगा? वो फिर हमें सुजुकी चलाता नजर आएगा, टैक्सी चलाता है, सो मेनी। तो ये जो फंड है ये उन एथलीट्स के लिए भी है कि जो किसी भी वजह से, और ख़ासतौर पे डिपार्टमेंट्स के ना होने की वजह से अपना पैशन छोड़ चुके थे, अपनी स्पेशलिटी छोड़ चुके थे, वो वापस रुख करेंगे स्पोर्ट्स की तरफ। तो देखिए एक ये जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट हम कह देते हैं इंग्लिश जुबान में, ना सिर्फ प्लेयर है, टेक्निकल आप कोचेस, मैनेजर्स, इनको भी आप एक पूरी डोमेन देखिए ना। फिर ये एक चीज़ ऐड कर लेते हैं, मैं अमूमन ये सोचता हूँ कि वो क्या मंजर होता होगा कि जब रियल मैड्रिड का बार्सिलोना से मैच होता होगा बार्सिलोना शहर में, तो किस अंदाज से न्यू कैंप के आसपास की फिजा जो है वो सज जाती होगी। हमने यहाँ पे सैफ गेम होती देखी थी, हम सब उसके चशमदीद गवाह हैं। वो 1 महीने का प्रोसेस पहले का और चंद दिन बाद का, हम एक और ही फिजा में थे।
सो जब इस किस्म की एक्टिविटीज़ जनरेट होती हैं, जो स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ होती है और बड़े लेवल की होती है, तो नीचे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत सारी बन जाती हैं, चाहे वो एक चिप्स वाले के लिए रोजगार हो या बड़े लेवल पे के लिए किसी स्पोर्ट्स बनाने वाले का इक्विपमेंट हो। सो वो जो पूरी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो सबके लिए जनरेट हो जाती है। और हम शायद बहुत पीछे रह गए, दुनिया में स्पोर्ट्स को अब इंडस्ट्री कहा जाता है। हम उसको अभी तक सिर्फ खेल और खिलाड़ी और ग्राउंड तक महदूद करके बैठे हुए, दुनिया में वो इंडस्ट्री के नाम से जानी जाती है। तो मोस्ट प्रोबेबली शायद इन CSR के थ्रू मल्टीनेशनल के आने से अब हम स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। एंड आई थिंक इट्स वेरी क्लियर, 4th लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। और इसके साथ साथ बाकायदा एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है स्पोर्ट्स को, जिसमें लोग मास्टर्स कर रहे हैं, PhDs कर रहे हैं। बहुत दुनिया बहुत बदल चुकी है। बाबर भाई, जो आपने नारोवाल स्पोर्ट सिटी का जिक्र किया है, रिगार्डलेस के क्या हुआ माजी में, अगर हम अब उसको देखें तो आपको नहीं लगता कि आप उसको एज ए केस स्टडी ट्रीट करना चाहिए कि आप यही मॉडल मुख्तलिफ शहरों में अब इम्प्लीमेंट करके अच्छा, अभी आप देखें जो नारोवाल की बात करते हैं ना, नारोवाल पे तो आप देखें कि अगर जितने आपके प्लेयर्स हैं, आज से पहले की बात, अब तो बहुत से लोगों को मौके मिल रहे हैं। आप देखें गुजरांवाला डिवीज़न उसमें आता है। गुजरांवाला एक तरफ शेखुपुरा, एक तरफ लाहौर, एक तरफ फैसलाबाद है, एक तरफ सियालकोट है, आगे गुजरात है। तो आप देखेंगे तकरीबन जितनी आधा जो पंजाब है वो सारा है, और इसी पंजाब से आपको पता है प्लेयर्स जो हैं वो पैदा होते हैं। और अभी आपने देखेंगे अगर उसको केस स्टडी के तौर पे रखा जाए तो इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो पूरे बड़े शहरों में तो अभी भी हैं फैसिलिटीज़। छोटे शहर जिस तरह नारवल है, नारवल को एक और फ़ायदा इसका आपको बड़ा होगा कि जब से करतारपुर बना है, करतारपुर से अब अगर इंडिया के साथ हमारे हालात अच्छे हो जाते हैं तो इंडियन क्रिकेट टीम भी वहाँ पर आके मैच खेल सकती है। और इसके अलावा जो एथलेटिक्स के हैं, फुटबॉल के हैं, कबड्डी वहाँ बड़ा आपको पता है इंडिया में भी और यहाँ पे भी। तो इस तरह के अगर कॉम्प्लेक्सेस बन जाते हैं तो बजाय इसको पोलिटिसाइज करने के, इसको हेल्थी जितने भी हाँ आप देखें स्पोर्ट्स हैं उसके लिए यूज़ करना चाहिए। दूसरा इन्होंने डिपार्टमेंटल गेम्स की बात की, बस मैं आपका टाइम ज़्यादा नहीं वेस्ट करूंगा। नहीं, ये बड़ा ज़रूरी सवाल है, जी हाँ, क्योंकि मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो ये है कि आपने स्पोर्ट्समैन को माली तौर पर किस तरह। जी हाँ, अब देखें जब से डिपार्टमेंटल खेल जो है ना ख़त्म किए गए तो उसके बाद से आपने देखा है खिलाड़ियों की हालत, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि कोई जॉब करके कर रहा था, कोई और जॉब करता था, कोई मतलब कोई टैक्सी चला के, कोई इस तरह की चीज़ें चला के तो वो अपने गुजारा करते जो कि हमारे लेजेंड हैं। अब देखें जब से शहबाज शरीफ साहब ने उनको क्रेडिट दें कि उन्होंने जब से ये डिपार्टमेंटल जो जितनी गेम्स हैं वो स्टार्ट की हैं, वो इससे क्या होगा आप देखेंगे कि इससे पहले क्या होता था कि PIA में प्लेयर्स होते थे, रेलवे में होते थे, इस तरह शोएब अख्तर साहब जो हैं क्रिकेट से आए, हॉकी के प्लेयर्स आए, बहुत से एथलीट्स आए, आपने देखा बैडमिंटन से आए, स्कॉश से आए, PAF उनको हमेशा सपोर्ट करता था। जो तो इसलिए वापडा के सबसे ज़्यादा आपको पता है प्लेयर्स हैं। ये है कि जितने भी डिपार्टमेंट के जो खेल होंगे उसमें से आपको प्लेयर्स ज़्यादा मिलेंगे। और दूसरा ये है कि ये परमानेंट उनके एम्प्लॉइज़ होंगे और इनको कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट का सामना नहीं करना पड़ेगा। और चूंकि ये देखिए आप कोई भी चीज़ करते हैं ना वो अपनी ऑनर के लिए करते हैं। जब आपको ऑनर मिलेगा, आपको फाइनेंशियली कोई इंस्टेबिलिटी नहीं होगी तो आप अच्छा परफॉर्म भी करेंगे और लोगों के सामने भी आपकी रिस्पेक्ट होगी। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारा तमाम का तमाम माशरा जो है अब फोकस करता है कि आप फाइनेंशियली कितने स्टेबल हैं, बल्कि ये नहीं देखते कि जी करैक्टर क्या है, एजुकेशन क्या है, बैकग्राउंड क्या है, वो नहीं है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम ऐसे माशरे में रह रहे हैं, दिन में जॉब करके रात को ट्रेनिंग करते हैं। तो इसलिए ये डिपार्टमेंटल खेल का जो बहाल होना है इसका क्रेडिट भी आप अरशद नदीम को ज़रूर दें, क्योंकि उसकी एग्जांपल है जब प्राइम मिनिस्टर ने उनको खाने पे बुलाया, मैं भी उस खाने में मौजूद था, तो उन्होंने कहा सर मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। उन्होंने कहा क्या, आप ये जो डिपार्टमेंटल खेल है ये बहाल कर दें। उन्होंने उसी वक्त अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को कहा कि ये बहाल कर दें और उसके बाद नोटिफिकेशन हुआ और बहाल हो गया। क्या बात है। मेरे ख्याल से देखें वो जो एक नेज़ा फेंका गया वो कितनी आगे तक गया, मतलब, और मेरे ख्याल से आगे आने वाली नस्लों तक हम देखेंगे कि जो एंडाउमेंट फंड है और अगर ये डिपार्टमेंट्स की जो बाबर भाई ने निशानदेही की है इसकी वजह से मेरे ख्याल से, क्योंकि देखें जब आप एक स्पोर्ट्समैन को माली तौर पर मुस्तहकम कर देते हैं तो वो फिर स्पोर्ट्स पे सिर्फ फोकस करेगा। फिर उसको ये परेशानी नहीं है कि मैंने घर कैसे चलाना है, मैंने घर के अखराजात कैसे पूरे करने हैं, मैंने सफ़र कैसे करना है एक शहर से दूसरे शहर, मैंने अपनी जो इक्विपमेंट है वो कैसे लेनी है, जूते हों, कपड़े हों, ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ हों। मेरे ख्याल से तमाम में हमें एक बड़े ज़बरदस्त चेंज नज़र आने लगे हैं। बाबर भाई और काशिफ आपको बहुत शुक्रिया। एक छोटे से वक्फे की तरफ हम जाने लगे हैं, वापस आएंगे तो क्रिकेट की तरफ जाएंगे। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360।
वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। गुफ्तगू अब आगे बढ़ाएंगे, क्रिकेट की बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का एक बहुत अहम इजलास होने जा रहा है 23 तारीख को, जिसमें बहुत से अहम अमूर हैं, लेकिन ये वजाहत कर दी गई है कि कप्तानी का जो एक सब्जेक्ट है वो उस मीटिंग का हिस्सा नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से वजाहत ज़रूरी थी, वो हम आप तक पहुंचा दें कि कप्तानी के ऊपर 23 तारीख को कोई फैसला नहीं होने वाला। तो इसके साथ बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर गुफ्तगू करनी है, कुछ खबरें भी जानने की कोशिश करेंगे। हमें स्टूडियोज़ में 2 मेहमानों ने ज्वाइन किया। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रही है हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, पाकिस्तान की साबिक क्रिकेट कप्तान, इंटरनेशनल क्रिकेट कमेंटेटर, ब्रॉडकास्टर एंड प्रेजेंटर सना मीरा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रही हैं। साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रही हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, खेलों का जितना भी अहवाल है वो जानते हैं, और जिस तरह मैंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये लेकर जो अहम इजलास है उसकी कुछ खबरें जानना बहुत ज़रूरी है। हमें ज्वाइन करें जनाब मोई शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं शाह जी? अल्लाह का एहसान है। बहुत शुक्रिया आप भी हमें ज्वाइन करें। तो सना 23 को अब इजलास होने जा रहा है, ये तो वजाहत हो गई। तो बहुत सारे लोगों का जो सवाल था उसका जवाब मिल गया कि कप्तानी का फैसला नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी इस अहम इजलास के एजेंडे में बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, और ख़ास तौर पर डोमेस्टिक क्रिकेट को लेकर, रीजनल क्रिकेट को लेकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। कप्तानी का फैसला क्यों नहीं हो रहा? मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए, स्पेशली जब 5 महीने दूर हैं हम चैम्पियंस ट्रॉफी से। और वही बात है कि जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि सबसे एंड पे आके बात कप्तान पे आ जाती है, और जो भी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर्स हों ना हों, एंड पे आके बात ही होती है वो ओवर इससे क्यों नहीं कराया, इसको क्यों नहीं खिलाया। तो आई थिंक वो फैसला भी ज़रूर हो जाना चाहिए। बट अब यही देखने को आएगा, देखने को मिलेगा कि अब इस इजलास में कितने अहम चीज़ों पे बात होती है। बहुत सा इनको पजीराई भी मिली है, डिफरेंट जो इन्होंने स्टेप्स लिए हैं, और काफ़ी जगह पे तनकीद का भी निशाना बनी है न्यू मैनेजमेंट। जैसे हम बात कर रहे थे कि अभी एक टेस्ट सीरीज़ से दूसरी टेस्ट सीरीज़ में जाना है, बट बीच में जो है वो वनडे मैचेस रख दिए गए हैं। तो इस तरह की काफ़ी चीज़ों के ऊपर तनकीद का सामना भी करना पड़ रहा है। अब AI को यूज़ किया है सिलेक्शन के लिए, उसका देखेंगे कि किस तरीके का रिज़ल्ट निकलता है जब ये चैम्पियनशिप होती है और प्लेयर्स खेल पाते हैं इसको। तो आई थिंक काफ़ी चीज़ें अभी आहिस्ता आहिस्ता सामने आएंगी। बट अब होप तो मेरी तो यही है कि जब भी क्रिकेट में तब्दीली आती है किसी भी गवर्नमेंट के अंडर, तो मैं हमेशा यही बात करती हूँ कि आई होप कि थोड़ी सी स्टेबिलिटी रहे। जिसको भी मौका मिले वो कम से कम 2 से 3 साल ज़रूर मिले, ताकि पता चल सके कि उनकी जो पॉलिसीज़ हैं वो फ़ायदेमंद हैं भी कि नहीं। हमें इस तरह का भी कोई फ़ैसला ज़रूर करना चाहिए, आई होप ऐसे इस तरह के इजलास में, कि एक ऐसा सिस्टम बना दिया जाए जिसको फिर चेंज ना करें, या एटलीस्ट कोई 2 टूर्नामेंट्स तो ऐसे कर दिए जाए जिसको फिर आने वाले 10 सालों में कोई भी ना छेड़ सके। जो मर्जी चेयरमैन चेंज हो, जो मर्जी चीज़ें चेंज हो, कम से कम 2 एंकर टूर्नामेंट्स आपके ऐसे होने चाहिए, लड़कियों लड़कों दोनों के लिए और अंडर एज क्रिकेट के लिए भी, जहाँ पर फिर उसके इर्द गिर्द आप जो मर्जी बनाते रहें प्रोग्राम्स, पर उसको आप चेंज मत करें। तो अगर जब तक हम इस तरह की कोई चीज़ अप्रूव नहीं कर पाते, तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होगी कि हम कंसिस्टेंटली परफॉर्म करें इंटरनेशनल लेवल पर। शाह जी, क्या खबरें हैं 23 का जो इजलास है उसको लेकर? अब अगर कह दिया गया है कि कप्तानी का फैसला उसमें नहीं हो रहा, लेकिन होना भी चाहिए। आपने भी पहले निशानदेही की थी टेस्ट की कप्तानी हो। मेरे ख्याल से अगर हम मुवाजना कर लें, श्रीलंका ने इंग्लैंड में जाकर हरा दिया, और हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, तो उसमें कप्तानी का एलिमेंट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन पहले देखें, हमें ये समझना चाहिए कि 23 का जो ये इजलास है ये किस तरह का हो रहा है, क्यों बुलाया गया और इसकी ज़रूरत क्यों थी। मेरा ख्याल है बहुत पहले ये इजलास, ये जो टिपिकली जिस पर्पज़ के लिए बुलाया जा रहा है, ये बहुत पहले इजलास बुलाया जाना चाहिए। जो मेरी इतलात हैं, दोनों जो कोचेज़ हैं आपके, रेड बॉल और वाइट बॉल वाले, जैसन गिलस्पी और कर्स्टन, इन दोनों ने कहा जी आपके पूरे सिस्टम में कनेक्शन कोई नहीं है। बिल्कुल, हम आगे नहीं। इसका कनेक्शन कैंप नाम लिखा है, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन आप इसको कह सकते हैं, आप इसको कोई और नाम दे सकते हैं, लेकिन ये पूरे दिन का होगा 23 को, और जिसमें यह फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में किस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को आपने खेलना है, इंटरनेशनली किस ब्रांड ऑफ क्रिकेट को खेलना है। इन दोनों का इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रिकेट का जो कनेक्शन है, ये किस तरह सॉलिड किया जाए, इस सिस्टम को कैसे इवॉल्व किया जाए कि ये रिजल्ट प्रोड्यूसिंग हो, जो कि अभी तक नहीं है। और ये सारे जो लीडिंग प्लेयर्स हैं, कुछ वो उन्होंने बुलाए हैं, क्योंकि 23 तारीख को आपको पता है कि जो चैलेंज कप हो रहा है उसका बीच में ब्रेक है, उस दिन में मैच कोई नहीं है। तो ये आपके दोनों कोचेज़ होंगे, आपके ये जो मेंटर्स हैं वो होंगे, आपके और जो थोड़े से स्टेक होल्डर हैं जो डायरेक्ट टेक्निकल एस्पेक्ट को लिंक करते हैं वो होंगे, और इसमें बिल्कुल वंस फॉर एन ऑल, इनके कहने के मुताबिक, और होपफुली और हम भी यही मानते हैं कि ये ऐसा कोई सिस्टम इवॉल्व कर लेंगे
कि जिसमें आपके डोमेस्टिक क्रिकेट की रिक्वायरमेंट्स जो है ना जी, क्योंकि सबसे बड़ा आपको पता है, सबसे बड़ा इन कोचेस का भी और सबसे बड़ा एक्सपर्ट का भी यही एतराज़ है कि आपका जो डोमेस्टिक क्रिकेट में जो आपका जो तैयार करदा स्टफ है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं चलता, बिल्कुल एक्सपोज हो जाते हैं एक्सपोज हो जाते हैं। उसको किस तरह इस काबिल बनाया जाए कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में चल सके, उसके लिए रिक्वायरमेंट्स कौन सी सीढ़ी लगाई जाए या कौन सी कनेक्शन उसको दिया जाए कि वो चल सके। और दूसरा, इंटरनेशनल क्रिकेट में भी आप जो वो सिस्टम है, किस सिस्टम के तहत आप खेलना चाहते हैं। देखें, आपको याद होगा 2015 में यही सिचुएशन फेस कर रहा था ईसीबी, और इंग्लैंड की टीम कहीं भी नहीं थी, कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, तो उन्होंने काउंटीज़ का इजलास बुला के एक नया कोई स्ट्रेटजी इवॉल्व की, जिसके बाद उनके रिजल्ट्स आने लगे। ये इसी तरह से कुछ इस तरह होगा, और मेरा ख्याल है फार रीचिंग डिसीजंस होंगे सितंबर 23 की इस ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में। बिल्कुल आसिम भाई, ये इजलास तो बहुत अहम हो गया। सना ने भी और शाजी ने भी निशानदेही कर दी कि इसमें एजेंडा क्या होने जा रहा है। लेकिन अगर आप उस सिस्टम की बात करें, अगर आप उस सिस्टम को क्रिटिसाइज हम करते हैं कि जी वो सिस्टम रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहा, तो माजी में फिर वो सिस्टम क्यों इतना सक्सेसफुल रहा है? ये सवाल ज़रूर आजकल मेरे ख्याल से हर बंदा ये पूछता है कि उसी सिस्टम ने वसीम वकार पैदा किए, जावेद मियांदाद, सईद अनवर हमने उस सिस्टम में देखे, डिपार्टमेंटल क्रिकेट अपने उरूज पर थी और वही फर्स्ट क्लास का सीज़न था। तो अब अगर हम इस इजलास की तरफ जा रहे हैं और हमने फाइनली ये एक्सेप्ट कर लिया है कि कनेक्शन नहीं है, हम आहंगी नहीं है हमारे डोमेस्टिक सिस्टम में, तो फिर हम कौन सी ऐसी चीज़ लेकर आएंगे जो हमारे कल्चरल डायनामिक्स ऑफ क्रिकेट के साथ एडजस्टेबल होंगे? अहमद भाई, मैं तो टोटली इस बात के बिल्कुल ऑपोजिट हूँ कि देखिए, आप कितने इजलास कर लेंगे और कितने आप दोनों कोचेस को बुला के, मेंटर्स को बुला के क्या कहेंगे आप, उसमें क्या करेंगे आप क्या प्लेयर्स को घोल के कोई जादू की पुड़िया पिला देंगे? ऐसा नहीं होता। होता ये है कि आप अपने पहले सिस्टम को, अंदर वाले सिस्टम को ठीक करें। देखिए, आपने जो सबसे बड़ी बात यह है कि आपने जो मेंटर रखे हैं, मेंटर जो आपने रखे हैं, इनकी क्या आई मीन क्वालिफिकेशन क्या है इनकी? वो जो है सरफराज, वो भी खेल रहे हैं, मलिक जो है वो अभी क्रिकेट छोड़ी है उन्होंने, ठीक है। तो वकार यूनुस तो ऑलरेडी वो एक सेटअप का हिस्सा हैं। तो मैं समझता हूँ कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। आप जो आई मीन गैरी कर्स्टन कहेगा या आई मीन वो हमारे टेस्ट के कोच जो हैं वो कहेंगे, तो आप क्या मान लेंगे उनकी बात? ये कभी हुआ नहीं है, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ और ना होने वाला है। आप ठीक है, मैं समझता हूँ कि हमारे जो चेयरमैन हैं बड़ी मेहनत कर रहे हैं और वो बिल्कुल उनका कीन इंटरेस्ट है इसके ऊपर, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि करना किसने है, करेंगे क्या? हम देखें, हमने सबसे पहले तो डिपार्टमेंट क्रिकेट तबाह कर दी है, और वही आपने अभी कहा जी कि वकार यूनुस कहाँ से आए, वसीम अकरम परफॉर्म करते रहे, इंजमाम परफॉर्म, वो बात ये थी कि हमारे पास डिपार्टमेंट थे। तब डिपार्टमेंट में ये होता था कि आपने जो डिपार्टमेंट में 18 प्लेयर रखे हुए हैं वो एक दूसरे को मेहनत करके मैच में आते थे। अब ये है कि उसको पता है मेरा नाम बड़ा है, मैं ऑलरेडी टीम में हूँ, कोई मसला ही नहीं है, मैं खेलूँ ना खेलूँ। आगे ये थी मेहनत थी, इंडिविजुअल मेहनत थी। तो मसला ये है कि आप इजलास तो कर लेंगे, वो तो हो जाएगा 23 तारीख, बहुत बड़ा दिन होगा इजलास का, हर बंदा अपनी अपनी इनपुट देगा, मगर मसला ये है कि उस पर अमल कैसे होगा, ग्रास रूट लेवल्स पे कैसे जाएंगे, कैसे एकेडमी को बेहतर करेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं तो इस चीज़ पे हमेशा जोर देता हूँ कि जो हमारी नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, इसको कौन ठीक करेगा? इसको ठीक करना ही तो सबसे बड़ी चीज़ है। इसको हम ठीक करें, इसमें हम प्लेयर्स को शऊर दें कि उन्होंने करना क्या है, यहाँ पे क्रिकेट कैसे खेलनी है, फिटनेस की क्या आई मीन वैल्यू है, डाइट की क्या वैल्यू है। ये सब चीज़ें जो हमें देखनी पड़ेगी, ये इजलासों में नहीं देखी जाएंगी। ये तो आप एक इंडिविजुअल जो है वो टारगेट दें सबको, कोचेस को भी, और हम इसमें मैं समझता हूँ कि हमारे जो चेयरमैन हैं वो डेफिनेटली कोई ना कोई इनिशिएटिव लेंगे। और देखिए, मेंटर्स रखने से टीमें नहीं बनती। आप ठीक है, आपने एक बंदा अपॉइंट कर दिया है, मगर आप कुछ करके भी तो दिखाएं ना, उनके ऊपर सख्ती रखें, उनके ऊपर आई मीन उनको वॉच करें, तो फिर ही कुछ होगा। आई मीन आई होप
कि 23 को कोई रिजल्ट निकले, मगर मुझे जो नज़र आ रहा है वो एक मीटिंग होगी, दैट्स ऑल। बिल्कुल। सईद मोहम्मद अवैस मुझे एक अजीम लेजेंड हैं हमारी, उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि क्या पता जिन लोगों ने ये डिस्कशंस हेड करनी है, जिस तरीके से अगर आप कोचेस की बात करें फॉर एग्जांपल वाइट बॉल रेड बॉल, जिन्होंने वो सिफारिशात देनी है, क्या पता वो ही अगली मीटिंग तक होते हैं कि नहीं होते। तो ये बड़ा एक अहम सवाल बनता है कि वो मॉडल कितना फिर कंसिस्टेंट है। वो तो अपनी सिफारिशात दे देंगे, उसको इम्प्लीमेंट करने की भी कोशिश की जाएगी, लेकिन अगर हादसाती तौर पर खुदा न ख्वास्ता वो ना चला तो फिर हम किस तरफ देखेंगे, कौन सा इजलास बुलाएंगे फिर? आपने बड़ी ब्रेकिंग वैसे न्यूज़ दी है इस वक्त अगर मैं गलत नहीं हूं। देखिए ये चीज़ तो पाकिस्तान क्रिकेट की अगर बात करूं, खाली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नहीं, अंदर बहुत से क्रिकेट बोर्ड्स के अंदर ये मामलात होते हैं कि आपको ये तक नहीं पता होता कि सुबह इजलास है, मैं सुबह तक होऊंगा नहीं होगा, रात 2:15 बजे कॉल आती है कि भाई आप एयरपोर्ट पे भी नहीं जा रहे हो, आप अल्लाह हाफिज़ करो, वापस चले जाओ। आपको तो काफी स्पोर्ट्स का अंडर 19 स्ट्रक्चर्स के अंदर ये ऐसे होता रहा है बहुत दफ़ा। इसकी बात करें, देखिए सबसे बड़ा जो इशू इस वक्त आपका है वो जितनी भी चाहे परफॉर्मेंसेस के ऊपर बात करें, टेस्ट क्रिकेट की बात करें, सबसे ज़्यादा इस वक्त आपका पूल ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स की बात करूं, उन पे ज़्यादा बहस लगी हुई है। मैं नहीं मान सकता इस चीज़ पे कि उसका एजेंडा कप्तानी को लिंक ना करे। बहुत से तरीके होते हैं उसको कहाँ पर लिंक जाके करना, आप कर ही देते हो मीटिंग के अंदर कि कप्तान का क्या करना है, पेशा को बाहर खबर आए ना या खुद जानबूझ के दी जाए, वो एक अलग सिस्टम है। यहाँ पर थोड़ा सा सांस लिया होगा जो कप्तान इसको चैंपियंस के अंदर बैठे हुए हैं, उनकी भी आपस में टसल होगी कौन अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि 2 से 3 कप्तानों का आपको पता है नाम बार बार लिया जा रहा है कि शायद वो पाकिस्तान को लीड करेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ा इशू आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से ही अच्छा, स्टार्ट जरा होता है। अंदाजा तो लगाएं दौड़ में कौन कौन है, वैसे अंदाजा तो लगाएं आप। इस वक्त स्ट्रॉन्ग कंटेंडर तो आपको पता है मोहम्मद रिजवान, उसके अलावा है नहीं। लेकिन मैंने जो कल दूसरे आपके आपसे बाबर आजम बनते बात हैं। की है ना कि पता कोई नहीं होता, सुबह आप उठे 6 बजे टीवी लगाएं तो पता लगे फखर जमान T20 कप्तान बन गया, कोई पता नहीं होता इसका। आपको पता हमारा लेकिन बाबर एक setup रिजवान है। शान ये 3 लोग मतलब सरफराज का भी कहीं ना कहीं नाम आता है। लेकिन देखिए ना अहमद भाई, मसला वही है, मैंने आपको उस दिन भी यासिर अफात की मैं बात लिंकअप कर रहा था ना कि उन्होंने जो बात की है कि महेंद्र सिंह धोनी ने विराट कोहली को ग्रूम किया था, साथ लेके चला है। आप स्टीवन स्मिथ की बात करें, उसको याद हो क्लार्क साथ लेके चला है। आप श्रीलंका टीम की बात करें तो मैथ्यूज एक सीनियर उनके पास प्रो है, वो साथ लेके दूसरों को चला, निशांका तक को लेके चला है। हमारा कि कौन लेके गया था साथ? बाबर आजम अकेला आपका आया था। आपको इससे पहले भी याद हो कितने आपके कप्तान आए लड़के, वो अकेले ही आए कि अचानक आपने सुबह उठी, आपने कहा भाईजान ने पकड़ो चाबी पाकिस्तान टीम की, आप कप्तान बन गए हो। उसको ग्रूम होने का टाइम आपने नहीं दिया। जब तक वो ग्रूम होता है तब तक वो या तो ऊपर से फारिग हो जाता है, टीम से बेचारा फारिग हो जाता है, जितना क्रिटिसिज्म उसके ऊपर होता है। बाबर की इस वक्त बात करें, जो हम बात करते हैं ना मॉडर्न डे, एक आपने प्लेयर बना दिया जिसको आपने इतना उठाया हुआ भी है, और ऑब्वियसली जिस तरीके से परफॉर्म करता हुआ है, एक हीरोइक इनिंग्स है, हीरो है पाकिस्तान टीम का। कल आपने देखा होगा फैसलाबाद में जिस तरीके से लोग उसका अपना जो एक क्राउड पुलर तो वो है आपको नजर आता है। लेकिन कहीं ना कहीं शायद आप ये चीज़ भूल भी जाते हो कि यार वो इंसान है, उससे कहीं ना कहीं वो डिप आएगा उसकी परफॉर्मेंस पे। उसको रिहैब कैसे करवाना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हम ऐसा क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी लोग बैठे हैं भूल जाते हैं। वो कहते हैं कि भाई बड़ा प्लेयर था, खुद ही रिहैब करेगा, मेंटली भी इतना स्ट्रांग होगा कि खुद आएगा। ऐसे नहीं होता, आपको कराना पड़ता है। दूसरा सबसे बड़ा जो इशू आपका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को आप बार बार बात कर रहे हैं, अंडर 19 पे क्यों नहीं कोई बात करता? ग्रास रूट लेवल की हम बात करें, जहां पर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, आप इन्वेस्टमेंट करना ही नहीं चाहते हो। आप यूनुस खान को लेके आते हो, सकलैन मुश्ताक को आप अंडर 19 के साथ लेके आते हो, क्यों नहीं वो काम करते? फाइनेंसेस भी हैं, बाकी मामला। तो ऑब्वियसली जो कोच बनता है वो कहता है कि मुझे फिर उसकी अथॉरिटी भी मिले। अथॉरिटी दोगे तो दैट मींस वो रिस्पॉन्सिबल। कोई भी तैयार नहीं कि वो यूथ लेवल पर काम नहीं काम करना चाहता। ये मुझे जितना एक्सपीरियंस है, दोनों सीनियर्स बैठे हैं, शायद मैं गलत हूं, लेकिन लिटरली कह रहा हूं, नहीं काम करना चाहता। क्यों? वो कहता है मुझे अथॉरिटी दो, एक्सपेंसेस अपनी जगह कि आप उसमें भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं हाथ खींचते हो। आप अथॉरिटी दोगे तो ऑब्वियसली वो जवाब दे भी इस चीज़ का। जितने हमारे जो बड़े क्रिकेटर्स बैठे हैं, माजरत के साथ सबकी मैं इज्जत करता हूँ, सब बैठ के टीवी के ऊपर पाकिस्तान टीम के साथ जुड़ने का तो कहते हैं, मसला कि अंडर 19 के साथ क्यों नहीं जुड़ते हो, जहां पर एक प्लेयर जो उनसे उसको देख के ग्रूम करता है अपने आप को कि मैंने इसकी तरह बनना है। कोई भी आपकी उस तरफ हाथ नहीं बिठाना चाहता। आप डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की बात करें कि हमने 50 ओवर्स करना है, T20 करना है, आप चैंपियंस के कप के नाम से ले आए हो। भाई जो सबसे बड़ा मसला आपका फिर पिच क्वालिटी का है। आपकी पिचेज ही जो सी है वो डेड विकेट हैं, जहां पर थोड़ा सा ग्राउस हो जाए, जैसे पिंडी के अंदर आपने एक एग्जाम्पल किया, दूसरे विकेट 2 मैच के अंदर आपको विकेट अच्छी मिली थी एज कंपेयर टू पहले मैच के, वहां पर आपके बैट्समैन एक्सपोज होकर रह गए। आप हर साल के अंदर कुछ ना कुछ विकेट्स के साथ करते हो। आप कहते हो कभी कोकोबुरा के साथ खेलना है, कभी आप कहते हो ड्यूक के साथ खेलना है। एक इंस्टेबिलिटी तो लेके आओ ना। कौन फैसला लेगा ये भी जरूरी है कि किसने ये अब इकदाम उठाना है। वैसे वो दुख भरी कहानी सुना रहे हैं जिसका मेरे ख्याल से जिसकी जिम्मेदारी किसी को तो लेनी पड़ेगी। लेकिन जिस तरह वैस ने कहा कि रातों रात कप्तान या मैनेजर कोई भी बन सकता है बंदा, ये फ़ोन आ जाता है। लेकिन खैर कप्तानी का सब्जेक्ट अहम है, इजलास का सब्जेक्ट भी अहम है। मैं चाहूँगा आप श्रीलंका के ऊपर भी, क्योंकि जाने से पहले हमने बात ज़रूर करनी है, पेन भी गिर गया कप्तानी का सवाल सुन के। खैर तो श्रीलंका ने हमें ये दिखाया कि आपका बोर्ड मुस्तहकम हो ना हो, स्ट्रक्चर मुस्तहकम हो ना हो,
अगर आपके ग्रास रूट फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है, टैलेंट ऊपर आएगा और वो परफॉर्म करेगा। इंग्लैंड में जाकर वो जीते हैं टेस्ट मैच, एक एग्जाम्पल है हमारे लिए। लेकिन हम अगर ये 5-6 टीम्स का टूर्नामेंट करवाते हैं, इसके बाद हम 4 डे का टूर्नामेंट भी देखेंगे, सारे प्लेयर्स आपस में खेल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बट उसको कितनी वेटेज दी जाएगी, ये इसको बैलेंस कैसे करना है सारी चीज़? देखिए वही बात है, कंटिन्यूटी की बात है। श्रीलंका की आपने बात की, बड़ी अच्छी बात है। इसमें आप इस वक्त देखें कि अक्सर हमने देखा जब वेस्ट इंडीज़ के लड़के लड़कियों और अंडर 19 एक साल में तीनों वर्ल्ड कप जीते थे तो वहाँ पर कुछ चीज़ें बेहतर हो रही थी। इसी तरह श्रीलंका में भी इस वक्त एक बूम आया हुआ है। वुमेंस क्रिकेट उनकी बहुत ज़बरदस्त कर रही है, उनकी मेंस क्रिकेट अच्छा कर रही है, उनके अंडर 19 पे परफॉर्मेंसेज आ रही हैं। और होता यही है कि 5-6 साल अगर ग्रास रूट पे चुप करके काम होता रहता है तो कुछ अरसे में एक भी अच्छा लीडर मिल जाए आपको इन बिटवीन तो वो परफॉर्मेंसेस निकलवा लेता है। और पाकिस्तान ने मेजॉरिटी टाइम ऐसा किया है कि इसीलिए पर्सनैलिटी बेस्ड बहुत चीज़ें होती हैं कि जो भी हमारा रॉ टैलेंट और कहीं से प्लेयर आ जाते हैं तो एक अच्छा कप्तान मिल जाए, अच्छा कोच मिल जाए तो वहाँ से हम परफॉर्मेंसेस निकाल लेते हैं। बात कंटिन्यूटी की करते हैं, पाकिस्तान जूनियर लीग जब शुरू की, आई थिंक वो एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था। वहाँ से एक उस लेवल पर जाकर जहाँ हम बात करें ग्रास रूट के ऊपर कोई काम करने नहीं आता, सर वेवियन जैसे एक लेजेंड आके उन्होंने टीम की मेंटोरशिप की, बड़ा कुछ हुआ। उस पर भी लोगों के एतराज़ भी थे, नहीं थे, बट मेरे ख्याल से वो एक ऐसा टूर्नामेंट था जिसको कंटिन्यू होना चाहिए था। जब ख़ास तौर पे आपका अंडर 19 वर्ल्ड कप हर 2 साल के बाद आता है, अगर आपके पास उस लेवल से प्लेयर्स को वो मज़ा मिल जाए लेजेंड्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करने का, तो वो ऑटोमेटिकली वो मोटिवेशन उनको 2-3 साल के लिए मज़ीद कैरी करवाएगी कि हमने इसके लिए काम करते रहना है। तो आई थिंक बहुत सी ऐसी चीज़ें हुई पास्ट में जो बहुत अच्छी थी। मुदस्सर नज़र जब थे मेरे ख्याल से डायरेक्टर क्रिकेट, उन्होंने बड़े अच्छे प्रोग्राम्स कुछ शुरू किए, उन्होंने बड़ी अच्छे काम किए, बट वही बात होती है वो गए, एक पर्सनालिटी चली जाती है पीछे, उनके सारे प्रोग्राम। इवन वुमेन क्रिकेट स्टैंड स्टिल पे रही है, ऐसा ही होता है। तो वो पर्सनालिटी बेस उसकी कहाँ पे ज़्यादा फोकस है उसके हिसाब से फोकस उधर चला जाता है। बीच में नजम सेठी आए तो अंडर 19 प्रोग्राम सारे ख़त्म कर दिए गए। तो जो पर्सनालिटी आती है वो इस हिसाब से कर देती है। तो जब तक हम लोग आप जो मर्जी, आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है जो इजलास में चीज़ हो रही है कि आपका फिटनेस का क्राइटेरिया थ्रू आउट सेम होना चाहिए, आपके जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है वो थ्रू आउट सेम होना चाहिए। बहुत सी चीज़ें यूनिफॉर्म होनी चाहिए और सेंट्रलाइज हेड कोच को वो चीज़ें पता होनी चाहिए कि इस लेवल पे चीज़ें हो रही हैं। बट उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आपका स्ट्रक्चर तो यूनिफॉर्म हो। अगर आपका हर रोज़ टूर्नामेंट बदलेगा तो प्लेयर भी अपने आप को बचाने के लिए, सर्वाइवल के लिए, या कोचेज़ अपने सर्वाइवल के लिए इवन जो हैं वो काम उस तरह से करेंगे। अब्दुल रहमान एक हमारे कोच हैं जिनकी सारे पाकिस्तान इज्जत करता है, हर कोई मानता है कि वो कितने ज़बरदस्त कोच हैं। 3-4 महीने का स्टेंट दिया आपने उनको, मतलब बाकी किसी जगह पर आपने उनको जब पाकिस्तान लेवल पे लाए तो इतना थोड़ा अरसा, भाई उस कोच ने अपने आप को प्रूव किया है पिछले कितने सालों में कि वो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट पाकिस्तान कोचेस, फिर दें उनको भी ज़्यादा टाइम। तो हर लेवल पे हमारी इनकंसिस्टेंसी, उल्टा और लोगों का मलबा जो है वो उन पर डालकर तो उसको वो डिस्ट्रेस में डाल दिया। मेरे ख्याल से ये बहुत अहम निकात हैं जो चलते रहते हैं। अनफॉर्चुनेटली टाइम इतना ही था, लेकिन मेरे ख्याल से मज़ीद जब भी प्रोग्राम में हम ये गुफ्तगू शामिल करेंगे कि वो यूनिफॉर्म पॉलिसी क्या होनी चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट की। जिस तरह शाहजी ने, आसिम भाई ने, अवैस ने और सना ने निशानदेही की कि आप कंसिस्टेंसी तो लेकर आएंगे, लेकिन एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर पे सबसे पहले हम आंगी होनी चाहिए। आप तमाम लोग एग्री करें कि जी ये वो क्रिकेट है जो हमने अगले 10 साल खेलनी है या अगले 5 साल खेलनी है। ये नहीं कि अगले 6 महीने खेलनी है, चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे, उसके बाद फिर सिस्टम को रिवर्स कर देंगे। तो आई थिंक ये अहम सवाल ज़रूर रहेंगे। अवैस, सना, शाहजी और आसिम भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। यही था आज का स्पोर्ट्स 360। मुझे और टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।